सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 3 of very interesting topic, three dimensional geometry, class plus 2 mathematics NCERT. In this lecture we will talk about the equation, different type of equations of plane. आप थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री क्लास प्लस 1 में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। प्लेन क्या है, जैसे मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता दूं कि जैसे क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, बड़ी सिंपल एग्जांपल है प्लेन की। आप जिस रूम में बैठे हैं उसकी 4 वॉल्स भी प्लेन है, जो उसका टॉप है और जो बॉटम है वो भी प्लेन है। तो बहुत सारी प्लेन की एग्जांपल्स, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स के साथ आप डील करते हो जो प्लेन की एक एग्जांपल है। और इसी तरह से हम लोगों ने बात करनी है, एक्सरसाइज 11.2 में बात कर चुके हैं लाइन। स्पेस के अंदर अगर लाइन हो तो किस तरह से उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। जैसे प्लस 1 में पढ़ा हुआ है, स्ट्रेट लाइन टॉपिक पढ़ा है, वहाँ किस तरह से 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो। तो यहाँ पर बताया जा चुका है 11.2 में लाइन की डिस्कशन हुई है, लाइन के बारे में इक्वेशन ऑफ लाइन की बात हुई है, और उसी तरीके से एंगल बिटवीन 2 लाइंस की बात हुई है। अब हमने प्लेन से फर्दर जो 11.3 है, इस एक्सरसाइज में प्लेन की बात करनी है कि किस तरह से हम लोग प्लेन की इक्वेशंस लिख सकते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। जैसे प्लेन की इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इज अ नॉर्मल फॉर्म। अगर हमें किसी प्लेन, कोई स्पेस के अंदर प्लेन है और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से दिया है और साथ में हमें नॉर्मल टू द प्लेन दिया है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कोई वेक्टर दिया है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। उस इक्वेशन ऑफ प्लेन को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। दूसरी सिचुएशन है, इफ प्लेन वी कैन फाइंड we can determine the equation of plane if it passes through a point and is perpendicular to the given direction। अगर हमें एक पॉइंट दिया है प्लेन के ऊपर और एक वेक्टर परपेंडिकुलर दिया है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर दी है, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन। तीसरी कंडीशन है, तीसरी सिचुएशन है, वी विल एबल टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इफ it passes through 3 given non-collinear points, non-collinear points। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स की। हर एक सिचुएशन के अंदर हम लोग वेक्टर इक्वेशन भी कैलकुलेट करेंगे, वेक्टर इक्वेशन कैसे निकालते हैं और कार्टेशियन इक्वेशन किस तरह से निकालते हैं, वो दोनों की बात जो है वो साइमल्टेनियसली की जाएगी। सबसे पहले है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अभी भी बात की है। अगर हमें प्लेन के ऊपर प्लेन का डिस्टेंस जो है, प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से दिया है जिसको d के साथ डिनोट करते हैं, और साथ में हमें जो नॉर्मल साथ में हमें एक डिस्टेंस ओरिजिन से और दूसरा यूनिट नॉर्मल n कैप क्या है, n कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन। अगर प्लेन को कोई यूनिट नॉर्मल है, एक ऐसा वेक्टर है जो परपेंडिकुलर भी है और उसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं। ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि आर वेक्टर क्या है। आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट्स x y z ऑन द प्लेन। आर वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का, वेयर P इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन विद कोऑर्डिनेट्स x y z, तो उसको आर वेक्टर भी कहते हैं, जहां आप कह सकते हो ओपी वेक्टर, इसको आर वेक्टर भी कहा जा सकता है। आर वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। और हमें नॉर्मल टू द प्लेन दिया है, उसके एन कैप है, और वो उसको किस तरह से लिखा जा सकता है, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ध्यान में रखनी है आपने, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये है हमारे पास, इसे वेक्टर फॉर्म कहते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन
जब हमें प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से डी दिया है और साथ में यूनिट नॉर्मल टू द प्लेन दिया है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एन कैप। इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। क्या किया हमने, आर वेक्टर की जो भी हमारे पास थी वैल्यू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमने फिल कर दी है। इसी तरह एन कैप क्या था, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू डी। और ये हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म आ गई है, कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। जो वेक्टर जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है उसकी नॉर्मल फॉर्म है, और फर्दर उसकी वेक्टर फॉर्म आ गई आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। ये आपने ध्यान में रखना है। और आगे मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट इसी का डिस्कस कर रहा हूँ कि देखो, अगर हमें जो वेक्टर फॉर्म है वो एन आर वेक्टर डॉट एन कैप है इज इक्वल टू डी, तो ये नॉर्मल फॉर्म है। अगर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर है इज इक्वल टू डी, तो ये नॉर्मल टू द प्लेन है, लेकिन ये यूनिट नॉर्मल नहीं है, तो ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, जिसे जनरल फॉर्म कह देते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू वही आई एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। एन वेक्टर क्या है, वहां एल आई हमने लिया था एम जे प्लस एन के कैप लिया था, क्योंकि वहां यूनिट नॉर्मल था वो। और यहाँ पर हमने एन वेक्टर को ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और यहाँ पर अगर ये फॉर्म की बात करें तो ये जनरल फॉर्म है, और इस केस में ए बी सी क्या होंगी, ए बी सी आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये हमारे पास कोई प्लेन है और ये एन वेक्टर है, सपोज एन वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज आ गई आएंगी ए बी सी, कैपिटल ए बी सी। ये आपने ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्दर गिवन होगी क्वेश्चंस के अंदर, तो हमें यही फॉर्म जनरल फॉर्म ही गिवन होगी, हमने इसी से ही फर्दर नॉर्मल फॉर्म तक जाना है। जहां आप समझ लो कि आपको हमेशा जो गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी वहां से आपको डायरेक्शन रेशियोज ही मिलेंगी डायरेक्टली ऑब्जर्व करके। ये वेक्टर फॉर्म थी, उसी से हमने कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस वाली साइड। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे मैं उसी के साथ साथ आपको जो बेसिक्स हैं उसके भी बताऊंगा। जैसे एंगल बिटवीन टू प्लेन है, तो वो जहां क्वेश्चन आएंगे उसके साथ ही मैं आपको एलेबोरेट करूंगा वो चीजें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये जनरल फॉर्म दी है, अभी बात की हमने। ए एक्स प्लस जीरो, जे जेड इज इक्वल टू 2 था, तो हमने लिख लिया 0x प्लस 0y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 है। इसको हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तरीका क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ई जेड इज इक्वल टू डी के साथ कंपेयर कर लिया। ए की वैल्यू 0, बी की 0, सी की 1, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ, वो कैलकुलेट किया है, 1 आ गया है, तो 1 के साथ हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर देना है। और क्या आ गया हमारे पास, वही बाई चांस ये वही इक्वेशन आ गई है, z इज इक्वल टू 2 ही आ गया है वापस। तो ये नॉर्मल फॉर्म है, और इस नॉर्मल फॉर्म को आप कंपेयर कर सकते हो। अब एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, और जो राइट हैंड साइड डी है दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन 2 आ गया है, डायरेक्शन कोसाइंस आ गई हैं 0, 0, 1। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं। ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5। इस केस में भी कंपेयर करते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के साथ। ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गया है। ये कुछ आप सोच रहे होने कि ये डायरेक्शन रेशियोज को जब हम डायरेक्शन कोसाइंस कैलकुलेट करते थे तो वही चीज है। ए बी सी दिया है, LMN में लेके आना है इसको, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट के साथ डिवाइड कर देना है दोनों साइड प्लेन की इक्वेशन को, जो जनरल फॉर्म थी। और वहां से जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है वो कैसी आ गई है, नॉर्मल फॉर्म। और इसको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड के साथ कंपेयर करके
x का कोफिशिएंट 2/√14, y का कोफिशिएंट 3/√14 और z का कोफिशिएंट जो है वो -1/√14। ये डायरेक्शन को साइंस आ गई है। राइट हैंड साइड 5/√14 था, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन है, नई टाइप है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is at a distance of 7 units from the origin and normal to the vector is 3i cap plus 5j cap minus 6 cap। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है नॉर्मल फॉर्म उसकी है आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। आपको डी दिया है, एन कैप चाहिए, लेकिन आपको दिया क्या है, एन वेक्टर दिया है। ध्यान में रखना, क्योंकि चेक कर सकते हो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल के कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। हमने मैग्नीट्यूड निकाला, ये अंडर रूट 70 आ गया, यूनिट वेक्टर नहीं है, तो हमने एन कैप निकाल लेना है। एन वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, तो ये आ गया है हमारे पास एन कैप 3/√70 आई कैप प्लस 5/√70 जे कैप माइनस 6/70 के अंडर रूट 70 के कैप। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी है, आर कैप एन कैप की भी और डी की, डी 7 दिया था। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है जिसे नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर इक्वेशन उसने कहा था। कार्टेशियन इक्वेशन, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। बहुत इजी है ये क्वेश्चन कि हमें उसने वेक्टर फॉर्म दी है, आर वेक्टर। देख लो बार बार ये वही आ रहा है। ये फॉर्म कौन सी दी है, मैंने कहा था आपको कि जब क्वेश्चंस की बात करेंगे वहां पर आपको मिलेंगे आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी। यही फॉर्म आपको दिख रही है यहाँ पर। तो हमने आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। डायरेक्टली भी आप नेक्स्ट क्वेश्चंस में कर सकते हो। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट्स हैं उनकी प्रोडक्ट। यहाँ x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस जेड इंटू -1, क्योंकि z का इधर k कैप का कोफिशिएंट z है, इधर k कैप का -1 है, इज इक्वल टू 2। तो x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो वेक्टर उसने दी थी, वहां से हमने कर। इसी तरह से यहाँ भी हमारे पास जो वेक्टर फॉर्म है वो दी है, हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो कैसे किया है, यहाँ आई कैप जो आई कैप का कोफिशिएंट था वो उसके साथ हमने x और जे कैप के कोफिशिएंट के साथ y और के कैप के कोफिशिएंट के साथ z लगा के हमने उसको कार्टेशियन फॉर्म में, मतलब हमने प्रॉपर वे में किया है, डायरेक्टली भी किया जा सकता है। आर वेक्टर को रिप्लेस कर दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट करके हमारे पास आ गया है फाइनल आंसर s माइनस 2t इंटू एक्स प्लस 3 माइनस टी इंटू वाई प्लस 2s प्लस टी इंटू जेड इज इक्वल टू 15। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई कार्टेशियन फॉर्म, हमें वेक्टर फॉर्म दी थी। आगे बढ़ते हैं, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने। जैसे m इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, हमने इसके कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं x1 y1 z1 है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दी है, 2x प्लस 3y। इक्वेशन ऑफ प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। तो हमने x1 y1 z1 जो है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स मान लिए हैं। उससे पहले देखो ये वही फॉर्म मैंने अभी बताया था आपको कि जनरल फॉर्म ही आपको दी होगी, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d है। तो जहाँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या आ गई हैं, जहाँ pq हमने ले लिया है कि ये नॉर्मल टू द प्लेन है, तो इसकी डायरेक्शन रेशियोज 2 3 4 आ गई हैं। हमने एज्यूम कर लिया है लेट m बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन विद कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1। और हमने अब हमारा टारगेट है x1 y1 z1 कैलकुलेट करना। OM की डायरेक्शन रेशियोज जो है x1 y1 z1 है, PQ जो है नॉर्मल टू द प्लेन है, उसकी डायरेक्शन रेशियोज 2 3 4 है। आपको बताया गया है कि दो लाइंस अगर पैरेलल हो, 11.2 में बताया है कि उनकी डायरेक्शन रेशियो जो होती हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ PQ OM इज पैरेलल टू PQ, तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होंगी। x1 ओवर 2 y इज इक्वल टू y1 ओवर 3 इज इक्वल टू z1 ओवर 4। ये इज इक्वल टू k हमने एज्यूम कर लिया है। यहाँ से x1 y1 z1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ k।
तो हमारे पास आ गया x1 इज इक्वल टू 2k, y1 इज इक्वल टू 3k, z1 इज इक्वल टू 4k। अब देखो m जो पॉइंट है x1 y1 z1 वो क्लियरली प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है क्योंकि फुट ऑफ परपेंडिकुलर है टू द प्लेन। तो अगर प्लेन के अंदर वो लाई कर रहा है तो प्लेन की इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 4z थी, तो x को रिप्लेस कर दिया x1 के साथ, y को y1 के साथ, z को z1 के साथ प्लेन की इक्वेशन में। अब x1 y1 z1 की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ k, क्योंकि टारगेट है k की वैल्यू कैलकुलेट करना। k आ गया है 12/29। अब k हम यहाँ पुट कर देंगे, जो x1 y1 z1 की वैल्यूज आई थी वो क्या आई थी 2k, 3k और 4k वैल्यू पुट कर दी हमने k की, और हमारे पास जो m है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 24/29, 36/29, 48/20। ये these are the coordinates of the foot of perpendicular drawn from the origin to the plane। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन, अब दूसरी फॉर्म आ गई है, दूसरी सिचुएशन आ गई है जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करनी है। वहां पर क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द रीजन चाहिए था और साथ में हमें यूनिट नॉर्मल चाहिए था। यहाँ पर क्या है, हमें एक तो नॉर्मल टू द प्लेन चाहिए, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एक वेक्टर चाहिए, और साथ में एक पॉइंट चाहिए प्लेन के ऊपर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है और ये बहुत यूजफुल है फर्दर क्वेश्चंस में। तो जो वेक्टर फॉर्म है इसकी, अगर ए वेक्टर पॉइंट है, आप ए वेक्टर कह लो, जहाँ उसके कोऑर्डिनेट्स जो है उनको हम लोग कह सकते हैं कि x1 y1 z1 कार्टेशियन फॉर्म में अगर देखें तो n वेक्टर दिया है साथ में हमें, और n वेक्टर अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो इसको लिखा जा सकता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो अगर वेक्टर फॉर्म देखें, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसकी वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1, वेयर x1 y1 z1 are the coordinates of a point on the plane and a b c are the direction ratios of normal to the plane। ये ध्यान में रखना है, बड़ी यूजफुल है कार्टेशियन फॉर्म, इसके लिए हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड। हमें वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन्स कैलकुलेट करनी है जो प्लेन पास करता है किस पॉइंट के थ्रू 1, 0, -2 एंड नॉर्मल टू द प्लेन आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए दिया है जो प्लेन के ऊपर पॉइंट है, तो ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या आएगा, आई कैप प्लस 0 जे कैप -2 के कैप। एन वेक्टर ऑलरेडी दिया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी भी फॉर्मूला पड़ा है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। आर वेक्टर माइनस यहाँ वैल्यू पुट कर दी है ए वेक्टर की, फिर साथ में एन वेक्टर की वैल्यू जो गिवन था इज इक्वल टू 0। ये वेक्टर फॉर्म है। अगर हम आर वेक्टर जो है उसको रिप्लेस कर दें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जहां डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारे पास ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1, क्योंकि x1 y1 z1 ये है, ए बी सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ए की 1, बी की 1, सी की -1। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ए इंटू एक्स माइनस x1 प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, डायरेक्टली भी। लेकिन हमने इसको वेक्टर से ही कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। इस तरह से हम लोग जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन ये तीसरी सिचुएशन आ गई है कि जब हमें 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट दिए हों, तो उस केस में इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वो 3 नॉन क्लिनियर जो पॉइंट्स हैं उनके पोजीशन वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म है। और इस केस में मैं सजेस्ट करता हूं हमेशा कि आप कोशिश करना कि अगर आपने इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करनी है पासिंग थ्रू द 3 नॉन क्लिनियर पॉइंट्स, तो कोशिश करना कि इसकी कार्टेशियन फॉर्म यूज करना।
इजी रहेगा याद करना भी। कार्टेशियन फॉर्म क्या कहती है कि अगर x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 पॉइंट्स हैं, तो हमने अगर इन तीनों के थ्रू हमने कैलकुलेट करनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है जस्ट x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना है और आपके पास बड़ी जल्दी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी, प्रोवाइडेड के जो पॉइंट्स हैं वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अगर कोलिनियर है तो फिर इसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी और आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट 6 क्वेश्चन का फर्स्ट जो पार्ट है वो कोलिनियर पॉइंट्स का ही एक एग्जांपल है। वहां इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं आप कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट के थ्रू इनफाइनाइटली प्लेन्स आप कह सकते हैं कि उसके थ्रू लाई करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं। और मोरओवर कई बार ये भी कहा जाता है कोलिनियर पॉइंट के थ्रू एक लाइन पास करती है। नॉन कोलिनियर पॉइंट जो है वो हमें एक प्लेन एग्जिस्ट करता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जब ज्वाइन करते हैं। तो ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3। इक्वेशन ऑफ प्लेन में ये जस्ट डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। x माइनस x1 डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। हमने जस्ट ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है और हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई है 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5। कार्टेशियन फॉर्म आ गई। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद कर सकते हैं। अब बताया जा चुका है आपको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। एक्स, अगर कोई प्लेन एक्स एक्सिस के ऊपर ए यूनिट इंटरसेप्ट कट कर रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर बी यूनिट इंटरसेप्ट कट कर रहा है और जेड एक्सिस के ऊपर सी यूनिट इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो वहां इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख सकते हैं एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1। ये वही उसी का कंटिन्यूएशन पार्ट है। इक्वेशन ऑफ लाइन की बात लास्ट ईयर 11th क्लास में आपने पढ़ी है। वहां इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन की क्या थी 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। अब क्या हो गया साथ में प्लस जेड ओवर सी इज इक्वल टू 1 और प्लेन बन गया इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है कि उसने कहा है इसकी इंटरसेप्ट कैलकुलेट करनी है 2x प्लस 5 माइनस जेड इज इक्वल टू 5। तो हमने इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, 5 के साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दिया है और x ओवर 5/2 प्लस y ओवर 5 प्लस z ओवर माइनस 5 इज इक्वल टू 1। इसको कंपेयर कर दिया हमने, x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इज इक्वल टू 1। ए बी सी की वैल्यूज आ गई हैं और ए बी सी है क्या, आर द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय प्लेन एट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो हमारे पास इंटरसेप्ट्स कितनी आ गई 5/2 5 एंड माइनस 5 आ गई। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस। देखो ZOX पैरेलल टू ZOX, हमने प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करनी है जो ZOX के पैरेलल प्लेन हो। तो इक्वेशन ऑफ ZOX प्लेन क्या होती है y इज इक्वल टू 0। इसके पैरेलल अगर प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो y इज इक्वल टू k होगी। और देखो अब k की वैल्यू पेंडिंग है, तो जो प्लेन है वो y एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट कितनी बना रहा है 3। तो इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो प्लेन का y एक्सिस के ऊपर है वो कैसा है 0 3 0। तो 0 3 0 के थ्रू ये पास करेगा। तो अल्टीमेटली जब हमने ये पुट किया x और z तो है नहीं, इसमें y है, y की वैल्यू 3 पुट की तो k 3 आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन y इज इक्वल टू 3 आ गई है। आगे बढ़ते हैं, प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ये आप देख सकते हैं π1 π2 टू गिवन प्लेन्स हैं और π3 जो है ये रिक्वायर्ड प्लेन है जो पास कर रहा है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन्स। तो अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, अगर r वेक्टर डॉट n1 कैप इज इक्वल टू d1, r वेक्टर डॉट n2 कैप इज इक्वल टू d2, ये दो इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में दी है। तो अगर हम लोग बात करें जो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन की जो पास कर रहा है इंटरसेक्शन के थ्रू दोनों प्लेन्स की थ्रू, तो क्या आएगी वेक्टर फॉर्म r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर प्लस n2 वेक्टर n1 वेक्टर
प्लस लेमडा टाइम्स n2 वेक्टर इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा टाइम्स d2। ये n कैप के केस में भी आप लिख सकते हैं, और ये जो इक्वेशन लिखी गई है नीचे ये n कैप के केस में नहीं है, ये जनरल फॉर्म के केस में। ये नॉर्मल फॉर्म थी ना, यहाँ n वेक्टर, यहाँ भी n वेक्टर, इस केस में ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, वेक्टर फॉर्म है। और ये कौन सी है? इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशंस हमें दी है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में है तो उस केस में क्या होता है? अगर कार्टेशियन फॉर्म में दो प्लेन दिए हैं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, दूसरा है a2 प्लस a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इज इक्वल टू 0। दोनों जो इक्वेशंस हैं हमारे पास प्लेन की, उनको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है तीसरे प्लेन की इक्वेशन कैलकुलेट करने का, ध्यान में रहे आपके कि ये हमारे पास आ गया है। अब इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इजीली आपको समझ आ जाएगा। जहां दो इक्वेशंस दी हमें प्लेन्स की कार्टेशियन फॉर्म में, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो एक प्लेन दिए हैं। वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू गिवन प्लेन्स एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। ये पॉइंट के थ्रू भी वो तीसरा जो प्लेन है वो पास करता है, जहाँ कह लो कि ये पॉइंट थर्ड प्लेन के ऊपर लाई करता है। तो दो प्लेन हमें दिए हैं। क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई है, तीसरा जो थर्ड प्लेन था उसकी इक्वेशन, बस लेमडा की वैल्यू पेंडिंग है। उसके लिए जरूर आपको कोई ना कोई कंडीशन साथ में हर टाइम पे दी होगी, जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया है। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, x कॉमन ले लिया 3 प्लस लेमडा, फिर y कॉमन ले लिया लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा माइनस 1y, फिर z कॉमन ले लिया 2 प्लस लेमडा z माइनस 4 माइनस 2 लेमडा। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ थर्ड प्लेन आ गई है। अब इसी के ऊपर हम लोग ये पॉइंट लाई करवाएंगे 2,2,1। ये पॉइंट इसके ऊपर सेटिस्फाई करेगा, x की जगह 2, y की जगह 2, z की जगह 1 पुट करके लैम्डा की वैल्यू -2/3 आ गई है। अब लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर देनी, लैम्डा की वैल्यू -2/3 यहाँ पुट करके ये सब कुछ सिंप्लीफाई करके हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। सारी जगह -2/3 हमने पुट कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। 7x - 5y + 4z इज इक्वल टू 8 रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई है, पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर भी दो प्लेन की इक्वेशंस दी हैं हमें और हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन कैलकुलेट करनी है। लेकिन अब हमें क्या दिया हुआ है कि जो थर्ड प्लेन है वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर है। एक प्लेन की इक्वेशन दी है जिसको वो परपेंडिकुलर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन प्लेन्स x + y + z - 1 इज इक्वल टू 0, 2x + 3y + 4z - 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर उस वही तरीका है हमारे पास लिखने का, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट प्लेन प्लस लेमडा टाइम्स इक्वेशन ऑफ सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 0। वहां से हमने x कॉमन ले लिया, 1 + 2 लेमडा इंटू एक्स प्लस 1 + 3 लेमडा इंटू वाई प्लस 1 + 4 लेमडा इंटू z -1 - 5 लेमडा इज इक्वल टू 0। देखो इस प्लेन के अंदर ये जो तीसरी प्लेन की इक्वेशन आ गई है, लेमडा मिसिंग है, उसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट करनी है हमने। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन क्या आएंगे? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन 3, 1x y z के कोफिशिएंट्स 1 + 2 लेमडा, 1 + 3 लेमडा, 1 + 4 लेमडा। ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ थर्ड प्लेन आ गई हैं। एक हमें प्लेन गिवन है। अब देखो दो प्लेन है हमारे पास, एक ये प्लेन है जो जिसकी इक्वेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एक ये प्लेन है गिवन जो परपेंडिकुलर है इसको। अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी जो नॉर्मल्स हैं वो भी आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर दोनों के नॉर्मल परपेंडिकुलर हैं तो इसकी एक की डायरेक्शन रेशियोज 1 + 2 लेमडा, 1 + 3 लेमडा, 1 + 4 लेमडा है। दूसरे प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन की है 1 - 1 एंड 1। दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियोज के अंदर? a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज इक्वल टू 0। उसी के थ्रू हमने लेमडा कैलकुलेट करना है। a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इज इक्वल टू
0। यहाँ से लेमडा की वैल्यू -1/3 आ गई है, वो हमने इक्वेशन नंबर 3 जो है उसमें पुट कर दी है। जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसमें हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी है और सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन जो है वो आ गई है x - z + 2 = 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो आप देख सकते हैं ये फिगर से बड़ा क्लियर है कि एंगल क्या हो सकता है, जहाँ थीटा जहाँ 180 - थीटा, ये एंगल भी जहाँ ये एंगल भी। लेकिन जब एंगल की बात होगी तो हमेशा एक्यूट एंगल की ही मतलब डिस्कशन करेंगे। वी शैल टेक द एक्यूट एंगल एज द एंगल्स बिटवीन टू प्लेन। तो एंगल्स बिटवीन टू प्लेन मींस एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो अगर इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हमारी वेक्टर फॉर्म में है, r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1 एंड r ऐसे है, अगर हमारे पास r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इज इक्वल टू d1, r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2, तो हमारे पास अगर थीटा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स है तो क्या फॉर्मूला है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ n2 वेक्टर ओवरऑल मैग्नीट्यूड। अब उसने यहाँ कंडीशन भी दे दी है, द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड पैरेलल इफ n1 वेक्टर इज पैरेलल टू n2 वेक्टर। अगर नॉर्मल्स दोनों आपस में पैरेलल हैं तो प्लेन्स भी पैरेलल हैं, अगर नॉर्मल्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो प्लेन्स भी परपेंडिकुलर हैं। आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनेगी, अगर दो प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में हमें ऐसे दिए हैं a1x + b1y + c1 z + d1 = 0, a2x + b2y + c2 z + d2 = 0, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो वही है, एक तरीके से लाइंस वाली बात ही हो रही है यहाँ पर, जो एक एंगल बिटवीन लाइन वाला फॉर्मूला था वही है। cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 ओवर अंडर द रूट a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर अंडर द रूट a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर। तो ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स की बात है। यहाँ उसने फिर बता दिया है कि अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हों तो क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0, वेयर a1 b1 c1 are the direction ratios of normal to the plane 1 and a2 b2 c2 are the direction ratios of normal to the plane of plane 2। अगर प्लेन पैरेलल होते हैं जब डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होती है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। बड़ा इजी सारी डिस्कशन है ये और बड़ा प्रैक्टिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर्स इक्वेशंस आर, वेक्टर इक्वेशन दी है। अब कंपेयर करके इजीली ये n1 वेक्टर है, ये n2 वेक्टर है, इनके मैग्नीट्यूड भी निकाल लिए हैं, √17 एंड √43। अब n1 डॉट n2 भी निकाल लिया है, वो -15 आ गया है। कॉस फॉर्मूला क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर ओवर n1 मैग्नीट्यूड n2 मैग्नीट्यूड मॉडुलस। अब इसमें वैल्यू पुट कर दी, -15 ओवर √17 √43, सिंप्लीफाई करके 15 ओवर √3 730। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, cos इनवर्स 15 ओवर √731। ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स आ गया है जब वेक्टर फॉर्म में दिए थे। अब यहाँ 13 क्वेश्चन में क्या है, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नीदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। देखो पहले चेक करना है कि प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, अगर परपेंडिकुलर है तो ठीक है, नहीं है तो पैरेलल, वो चेक करने हैं कि पैरेलल है कि नहीं। अगर पैरेलल भी नहीं है तो एंगल बिटवीन प्लेन्स कैलकुलेट करना है। इनको कंपेयर किया हमने, a1x + b1, ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशंस दी है। यहाँ से a1x + b1y + c1 z + d1 = 0, a2x + b2y + c2 z + d2 = 0। a1 b1 c1 की वैल्यू आ गई है, a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई है। परपेंडिकुलरिटी चेक करनी है तो क्या करेंगे, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2, अभी भी आपको बताया गया है कि किस तरह से चेक करते हैं। दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं जब a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 होता है। पैरेलल होते हैं जब a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 होता है। तो यही रिजल्ट हमने अप्लाई करना है।
हमने सबसे पहले a1 a2 b1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कैलकुलेट किया तो -44 आ गया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. सो वी कैन कंक्लूड दैट दीज टू गिवन प्लेन्स आर नॉट परपेंडिकुलर. अब a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2 चेक किया है तो ये रेशियो भी इक्वल नहीं आ रही है. a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2. इट मींस दीज टू प्लेन्स आर नॉट पैरेलल. हम एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, cos थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है. यहाँ वैल्यूज पुट करके हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 2/5, सो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 2/5. वही तरीका है, वहां एंगल बिटवीन टू लाइंस कैलकुलेट करते थे, यहाँ एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कैलकुलेट करते हैं. लेकिन क्या है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स? एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. नॉर्मल्स क्या है? लाइंस. तो वही है बेसिकली सारी चीजें. आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं. ये सी पार्ट है हमारे पास. 2x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमने कैलकुलेट किए हैं. सबसे पहले a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कैलकुलेट किया है, वो 36 आ गया है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट परपेंडिकुलर. a1 ओवर a2 2/3 आया है, b1 ओवर b2 भी सिंप्लीफाई करके 2/3, c1 ओवर c2 भी सिंप्लीफाई करके 2/3. रेशियोज इक्वल आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि गिवन टू प्लेन्स आर पैरेलल. फर्दर एंगल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पैरेलल प्लेन्स है. जहाँ तो एंगल हमारे पास 0 डिग्री एंगल आ जाएगा इस केस में. यस, ई पार्ट है. यहाँ पर फिर हमने उसी तरीके से सारी कैलकुलेशंस की हैं और हमारे पास यहाँ पर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 9 आ गया है, नॉन जीरो है, नॉट परपेंडिकुलर है, प्रोपोर्शनल भी नहीं है डायरेक्शन रेशियोज कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल्स हैं उनकी, तो पैरेलल भी नहीं है. एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की है यहाँ पर. तो हमारे पास क्या आ गया है, cos थीटा 1/√2. तो आपको पता है 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? cos π/4 की. तो थीटा 45 डिग्री आ गया है हमारे पास यहाँ पर, 45 डिग्री. आगे बढ़ते हैं. अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये एक्सटेंशन है उस फॉर्मूले की जो पिछले साल आपने पढ़ा है. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब फ्रॉम अ लाइन. तो इक्वेशन वहां पर क्या थी? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी तक इक्वेशन थी. यहाँ क्या आ गई है? प्लेन की इक्वेशन, उसमें z भी आ गया, इन्वॉल्व हो गया. अगर वेक्टर फॉर्म में है इक्वेशन ऑफ प्लेन, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी है और पॉइंट है जिसकी जहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसे उसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर. तो फॉर्मूला क्या है? ए वेक्टर डॉट रिप्लेस कर देना है, बस आर वेक्टर को ए वेक्टर के साथ रिप्लेस कर देना है. बाकी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर. एन वेक्टर क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन. अगर ए के पॉइंट एक्स वाई जेड हैं कार्टेशियन फॉर्म में, इक्वेशन ऑफ प्लेन भी कार्टेशियन फॉर्म में है, तो क्या करना है? जस्ट एक्स को रिप्लेस कर देना x1 के साथ, y को y1 के साथ, z को z1 के साथ, और डिनोमिनेटर में आ जाना है अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. ये फॉर्मूला है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन कैलकुलेट करने का. आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस. ये हमें पॉइंट दिया है 0 0 0 और ये प्लेन दिया है 3x माइनस 4y प्लस 12z इज इक्वल टू 3. जहाँ इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 4y प्लस 12z माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब हमने जो x था उसकी जगह x1 पुट करना है. ये x था, x1 की वैल्यू 0 है. 3 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 0 माइनस 3 ओवर अंडर द रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. तो ये सिंप्लीफाई करके 3/13 यूनिट आ गया है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द गिवन प्लेन. इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन. यस, सी पार्ट है. 2, 3, -5 दिया है, साथ में प्लेन की इक्वेशन दी है x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, x की जगह 2, y की जगह 3. ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है बिल्कुल. d इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d ओवर अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. जस्ट x की जगह 2, y की जगह 3 और z की जगह -5 सब्स्टिट्यूट करके अंडर द रूट डिनोमिनेटर में जो कोफिशिएंट थे एक्स वाई जेड के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास डी जो है वो 3 यूनिट आ गया है, डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द गिवन प्लेन. आगे बढ़ते हैं.
एंगल बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन। बेशक 2021 सेशन के लिए जो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स एंड एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन सिलेबस में आई थिंक नहीं है, लेकिन मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए इसमें जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। एंगल बिटवीन, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। देखो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये लाइन है, लाइन दिखाई दे रही है आपको, और प्लेन और जो लाइन है आपको बताया गया है कि लाइन और प्लेन में एंगल मीन्स एंगल बिटवीन, हमने लाइन और नॉर्मल के बिटवीन एंगल थीटा ले लिया है, टू लाइंस के बिटवीन एंगल थीटा है, तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, लाइन एंड प्लेन 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला वही है, लेकिन उसमें अब थीटा रिप्लेस हो जाना है, कॉस थीटा वाला फॉर्मूला जो अभी भी डिस्कस किया है एंगल बिटवीन टू लाइंस वाला, उसमें थीटा रिप्लेस हो जाना है 90 माइनस थीटा के साथ। तो इसलिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा था उसने साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाना। यहाँ साइन फाई लिखा हुआ है, साइन फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर। इसमें बी वेक्टर क्या है, डायरेक्शन ऑफ द लाइन, एंड एन वेक्टर क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म हो x माइनस एक्स वन ओवर ए प्लस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन ओवर सी, और प्लेन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो, तो साइन फाई क्या होता है, जहाँ साइन थीटा कह लो, वो क्या होता है ए जो कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन है और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज की प्रोडक्ट का सम, और डिनोमिनेटर में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर द रूट स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर प्लस स्मॉल सी स्क्वायर। ये क्या है, स्मॉल ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। तो ये फॉर्मूला है, इसके थ्रू हम लोग एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें ध्यान में ये रखना है कि यहाँ कॉस की जगह साइन आएगा, साइन। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली हाँ जी, एक चीज रह गई है हमारे पास, अब एक इसी की एग्जांपल डिस्कस कर लें कि किस तरह से एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन कैलकुलेट करते हैं। ये लाइन है, ये प्लेन है, लाइन की डायरेक्शन रेशियोज 2, 3, 6 है, प्लेन की डायरेक्शन जो नॉर्मल टू द प्लेन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज 10, 2 और -11 है। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या है, अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या आएगा, उसी तरह कोरस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 2 × 10 प्लस 3 × 2 प्लस 6 × -11 अंडर द रूट डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट 10 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर -11 स्क्वायर सॉरी। तो ये सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या आ गया है, साइन थीटा की वैल्यू 8/21। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/21। एक और चीज रह गई है, कोप्लैनरिटी ऑफ टू लाइंस। दो लाइंस जो गिवन लाइंस हैं वो कोप्लैनर है कि नहीं, एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं कि नहीं, उसको किस तरह से चेक करना है। ये एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज है 11.3 उसमें समरी कोई दिया, एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं। अगर लाइंस की इक्वेशन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, अगर ये दो इक्वेशन ऑफ लाइंस है वेक्टर फॉर्म में, तो फिर उसका कंडीशन क्या है, हम चेक क्या करेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गई डॉट प्रोडक्ट, तो हम कह सकते हैं कि टू लाइंस आर कोप्लानर। अगर कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो हमारे पास अगर x माइनस x1, अगर दो लाइंस हमें दी है, अगर दो लाइंस की इक्वेशन दी है x माइनस x1 ओवर a1, y माइनस y1 ओवर b1, z माइनस z1 ओवर c1, इसी तरह से x माइनस x2 ओवर a2, y माइनस y2 ओवर b2, z माइनस z2 ओवर c2। ये दो इक्वेशन दी हैं कार्टेशियन फॉर्म में। तो उस केस में क्या है, डिटर्मिनेंट देखना है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, रो वाइज मैंने बोला है। ये चेक करना है, अगर ये 0 आ गया तो हम कह सकते हैं कि गिवन टू लाइंस आर कोप्लानर। तो इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लें। ये दो लाइंस हैं कार्टेशियन फॉर्म में, यहाँ पर x1 माइनस 3y1 1, z1 5, इसी तरह से x2 माइनस 1 y2 माइनस 2 z2 5,
A1 B1 C1 A2 B2 C2 सारी वैल्यूज हमने कंपेयर करके कैलकुलेट कर ली हैं। अब जस्ट ये डिटर्मिनेंट चेक करना है इसकी वैल्यू 0 आती कि नहीं आती। x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये वैल्यूज पुट करके डिटर्मिनेंट चेक किया, ये 0 आ गया। इट मीन्स गिवन टू लाइंस आर कोप्लानर। तो इस तरह से आप कोप्लानरिटी भी चेक कर सकते हैं। ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिसलेनियस की डिस्कशन करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, और क्योंकि टाइप्स काफ़ी हैं, वेक्टर फॉर्म भी है और कार्टेशियन फॉर्म भी, इसलिए ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रीवियस लेक्चर्स किसी ने देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फ्रेंड्स।